विशेष पत्रकार वार्ता की क्या जरूरत पड़ी। आज हम एक विशेष विषय लेकर आपके बीच में आए हैं और वो है वो मामला जो पिछले 11 साल से मोदी सरकार बार बार कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करती आई है। वो है नेशनल हेरल्ड का मामला। नेशनल हेरल्ड के मामले में मोदी सरकार के बदले और नफरत की जो नीति है, की राजनीति जो है, वो 16 दिसंबर 2025 को आज से 3 दिन पहले ताश के पत्तों की तरह धराशाही हो गई, जब स्पेशल जज एमपी एमएलए केसेस के जो है न्यू दिल्ली में उन्होंने ईडी का जो केस है श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के खिलाफ, उसे सिरे से खारिज कर दिया। इसके साथ ही भाजपा के हाथों की कठपुतली बनी ईडी, उसके अंधे इंतकाम की कार्रवाई को भी करारा जवाब मिला है। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी, इनको 11 साल से प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार टारगेट करती आई है। अंधे बदले की भावना से बदनाम करने की साजिश करती आई है, यह कहकर के नेशनल हेरल्ड के 5000 करोड़ रुपए के एसेट्स जो हैं उन्हें कांग्रेस नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी ने उनका गबन कर लिया। आपने अखबार में, टेलीविजन में ये बार बार 11 साल से आप देख रहे हैं। और एक के बाद एक सरकार ने एजेंसियों को हथियार बनाकर इस्तेमाल भी किया। पर 16 दिसंबर 2025 को जो निर्णय आया है उसने यह साबित कर दिया कि ना कोई अपराध है, ना कोई अपराध था, ना कोई अपराध हुआ था, और यह पूरा मामला बदले की राजनीति और रंजिश से प्रेरित था भाजपा की केंद्रीय सरकार के द्वारा, और इसीलिए वो सारा मामला कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। 4-5 महत्वपूर्ण बातें हैं जो अदालत ने कही, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। उन्होंने ये कहा, अदालत ने, कि 2014 से 2021 तक यानी 7 साल तक श्री सुब्रमण्यम स्वामी शिकायत करते रहे, पर ईडी और सीबीआई को श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस का सबूत मिला ही नहीं। उन्होंने बल्कि फाइल पे यह रिकॉर्ड किया कि श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी के खिलाफ कोई फौजदारी का मुकदमा बनता ही नहीं, कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं की जा सकती। यह हम नहीं कह रहे, ईडी और सीबीआई की फाइल पे रिकॉर्डेड है, जो अदालत ने देखा और उन्होंने उसे संज्ञान में लेकर जजमेंट में रिकॉर्ड कर दिया। दूसरा और महत्वपूर्ण पहलू है, कोर्ट ने यह भी कहा कि श्रीमान सुब्रमण्यम स्वामी जी ने सीबीआई को दरख्वास्त दी 2014 में श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी पर एफआईआर दर्ज करने के लिए। 2014 से 16 दिसंबर 2025 तक यानी लगभग 12 साल तक सीबीआई ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, और इसलिए नहीं की कि सीबीआई ने फाइल पे रिकॉर्ड किया कि कोई एफआईआर बनती ही नहीं। इसके बावजूद मोदी सरकार ने ईडी पर प्रेशर डलवाकर 30-21 को मनी लॉन्ड्रिंग का एक मुकदमा राहुल जी और सोनिया जी पर दर्ज करवा दिया और कांग्रेस के नेतृत्व पर। तो कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि भैया जब एफआईआर है ही नहीं तो ईडी कोई मुकदमा दर्ज ही नहीं कर सकती, इसलिए ना सुब्रमण्यम स्वामी को एफआईआर दर्ज करवाने की कोई दरख्वास्त संज्ञान में ली जा सकती, और ना कोई मुकदमा ना सोनिया जी पर बनता, ना राहुल जी पर बनता, ना कांग्रेस नेतृत्व पर बनता। इसीलिए ईडी के ने जो ईसीआईआर दर्ज की थी उसे सिरे से खारिज कर दिया। यह है। अब नेशनल हेरल्ड मामला है क्या और उसका सत्य क्या है, यह भी जानना आवश्यक है। अक्सर हम केवल इतना कहकर छोड़ देते हैं, तो मैं आपको प्रेस विज्ञप्ति में लिखकर भी दे रहा हूं, पर मुझे यह आपको बताना आवश्यक है। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जब कोई अखबार, मैगजीन, तब टीवी तो था नहीं, लिखते नहीं थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर एक अखबार की स्थापना की जिसका नाम है नेशनल हेरल्ड। उसका हिंदी एडिशन था नवजीवन, उर्दू एडिशन था कौमी आवाज, ताकि लोगों तक पहुंचा जा सके। अंग्रेज को इस अखबार से खतरा था, इसलिए जब भारत छोड़ो आंदोलन चला 1942 में, तो उन्होंने इस अखबार पर बैन लगा दिया, सारी मशीनें जब्त कर ली।
इस अखबार की कंपनी, ये अखबार जब भी कोई बनाते हैं, आप तो खुद अखबार नवीस मालिक होती है, नेशनल हेराल्ड की मालिक है एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, और यह कंपनी 1937 में बनी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाई गई थी। एजेएल कंपनी अब एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, यानी ना वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे सकती, ना किसी को तनख्वाह दे सकती, ना प्रॉफिट दे सकती, और ना अपने शेयर बेच सकती। कानून है उसके मुताबिक बनाई गई थी। जब मुल्क आजाद हो गया तो एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के पास वैसे संपत्ति भी कोई नहीं है, एक संपत्ति है बस पूरे देश में, वो लखनऊ में, बाकी सब लीज प्रॉपर्टीज हैं। तो 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टीज कहां से आएंगी? एक ही प्रॉपर्टी है बस उनके पास, कोई वो मालिक ही नहीं किसी चीज के। अखबार चलाते हैं, लीज पे प्रॉपर्टी ली हुई। एसोसिएट, जब देश आजाद हो गया तो बहुत सारे अखबार आए जिनके आप प्रतिनिधित्व करते हैं। धीरे धीरे वो अखबार स्वतंत्र रिपोर्टिंग करते थे, वो अखबार चले। कांग्रेस सत्ता में थी, अखबार बहुत ज्यादा नहीं चलता था, तनख्वाह जो है कर्मचारियों की फिर भी देनदारी थी, तो लगभग 90 करोड़ की अखबार की देनदारी हो गई। अखबार अक्सर नुकसान में चलते हैं, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, बहुत कम फायदे में चलते हैं। कांग्रेस पार्टी को यह लगा कि यह स्वतंत्रता संग्राम का अखबार है, हमारा अखबार है जिन्होंने देश की आजादी की आवाज है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर कर्मचारियों की तनख्वाह, कर्मचारियों की प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का पैसा, कर्मचारियों के डिविडेंड्स, बिजली के बिल, पानी का बिल, हाउस टैक्स का बिल, अब मुझे तो इसमें कुछ करप्शन दिखती नहीं इन बातों में, वो पैसा दे दिया कांग्रेस पार्टी ने अखबार के लिए। और वो कुल राशि जो लगभग 22 साल में अनेकों किश्तों में दी गई, वो 90 करोड़ रुपया बनती थी। तो अब 90 करोड़ अखबार को देना पड़ा, क्योंकि वो तो अखबार के तो लिए तो हमने दे दिया, तो कांग्रेस पार्टी को उन्हें देना था। अब कांग्रेस पार्टी को पैसा देते कहां से? अखबार पैसा नहीं कमा रहा। तो वकील साहिबान की सलाह पर हमने एक कंपनी बनाई, यंग इंडिया लिमिटेड। स्वर्गवास हो गया वो थे, मोतीलाल वोरा जी जो स्वर्गवास हो गया हमारे कोषाध्यक्ष थे वो थे, सैम पिट्रोडा जी हैं, सुमन दुबे जी हैं जो इंडिया टुडे में एडिटर रहे, ये सब लोग हैं। तो इस कंपनी ने उसका हमारा डेट टेक ओवर कर लिया। बस अब वो ये कहते हैं कि क्योंकि तुमने डेट टेक ओवर कर लिया तो तुम एजेएल के शेयर, नेचुरली एजेएल ने इस कंपनी को शेयर अलॉट कर दिए। भाई वो पैसा दे नहीं सकते, तो उन्होंने कहा भी पैसा नहीं दे सकते तो पैसों के बदले में नोशनल शेयर ले लो, तभी तो कोई कंपनी को पैसे दे पाएगा। तो उन्होंने नोशनल शेयर दे दिए। अब वो कहते हैं कि ये हेराफेरी है। तो कोर्ट ने कहा भैया ये क्या हेराफेरी है? अखबार में आज ये कहता हूं, अखबार हमारा बनाया हमने, एजेएल कंपनी हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, अखबार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, कंपनी हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, कर्मचारियों की तनख्वाह का, हाउस टैक्स का, बिजली का बिल, रिटायरमेंट का बिल, प्रोविडेंट फंड हमने दिया, हम देंगे, हमारा अखबार है, पैसा भी हमारा, पैसा और पैसा बाकायदा ऑडिटेड सीए से भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। हमने वो शेयर एक से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर लिए ताकि कांग्रेस की किताबों में वो डेट खड़ा ना रहे। हम ये अखबार चला, आज भी हम चलाते हैं, नवजीवन भी हम चलाते हैं, कौमी आवाज भी हम चलाते हैं, नेशनल हेड भी चलाते हैं। भैया बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मुकदमा क्या है? अब लकी जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये भी इनका है, कमीज भी इनका है। ये कोट कमीज बेटे को दें, बेटी को दें, धर्म पत्नी को दें, तो इनकी प्रॉब्लम है ना। पर कल को कोई बीजेपी का प्रेसिडेंट आके कहे इन्होंने अपने बेटे को क्यों दे दिया? भैया कमीज इनका है, कोट इनका है, आपको क्यों पीड़ा हो रही है? केस क्या है? इसलिए केस कोई था ही नहीं। ये बात मैं अलग अलग जगह समेत दिल्ली के कई बार समझा चुका हूं। जो सुनता है उसको समझ में आ जाती है, पर सुनते कितने लोग हैं? बाकी सब लोगों को लगता हो पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई। तो इसलिए कोर्ट ने कहा, जब यह मामला गया और सुब्रमण्यम स्वामी जी ने शिकायत की, बीजेपी ने उसकी पूरी पैरवाई की, 14 से 25 तक सीबीआई ईडी दोनों उनके पास हैं। उन्होंने फाइल पे लिखा साहब मुकदमा ही नहीं है, कोई बनता बनेगा कैसे? अखबार हमारा, कंपनी हमारी, वो पैसे हमारे, हमने कंपनियों के कर्मचारियों की तनख्वाह, हाउस टैक्स, प्रोविडेंट फंड के लिए दिए, बिजली के बिल के लिए दिए, आपको क्या तकलीफ है? इसलिए ईडी ने कहा भैया कोई मुकदमा बनता ही नहीं, और उसे सिरे से खारिज कर दिया, और आखिर में सत्य की जीत हुई। पर सबसे बड़ी बात यह है, वो कहते हैं ना सत्य आखिर में जीतता है, उसे समय लगता है। 11 साल तक कांग्रेस के नेतृत्व की और कांग्रेस पार्टी की बदनामी की। कहा 5,000 करोड़ का घोटाला हो गया, पता चला उनकी तो प्रॉपर्टी नहीं है कोई।
हिंदुस्तान की आजादी के अखबार जो मुख पृष्ठ है महात्मा गांधी का, वल्लभ भाई पटेल जी का, मौलाना अबुल कलाम आजाद का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, सुभाष चंद्र बोस का, अगर वो अखबार चलाना पाप है तो हम जरूर करेंगे। और आज ढोल की पोल, झूठ के ढोल की पोल खुल गई और बीजेपी का सारा प्रपंच जो है वो ताश के पत्ते की तरह अदालत ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें? आज मैं केवल इतना, एक लिमिटेड इशू था, पर क्योंकि हमने बहुत अखबारों की सुर्खियां, टेलीविजन की सुर्खियां और कभी कभी आपके सवाल भी इस बारे में सहे हैं, पर जब तक कोर्ट का निर्णय ना आ जाए आप भी हमारी बात क्यों स्वीकारते? अब तो कोर्ट ने 122 सफ़े का निर्णय दिया है, मैं उसकी कॉपी भी आपको भेज दूंगा, वो भी ताकि कोई मित्र अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, वो भी भेज दीजिएगा। तो ये सच्चाई है और आखिर में सच्चाई की जीत हुई। कोई सवाल है? जुड़ा एक केस पंचकुला में है, प्लॉट अपार्टमेंट हुड्डा साहब के टाइम में उसको जो ट्रांसफर की ड्यूटी बनती थी वो एग्जाम की, वो अभी तक चल रहा है और हुड्डा साहब को रिलीफ भी नहीं मिल रहा है, वो उससे बारे में क्या? देखिए आदरणीय मित्र, जो मैटर सब जुडिस है वो अदालत में आ जाएगा निर्णय, पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। सभी समाचार पत्रों को कांग्रेस की सरकार ने प्लॉट दिए, प्लॉट थे ही समाचार पत्रों के लिए रिजर्व, उससे 10 प्लॉट छोड़ के इंडियन एक्सप्रेस के पास भी है, तो इंडियन एक्सप्रेस पे भी पर्चा दर्ज कर लें क्या? ट्रिब्यून के पास भी है तो ट्रिब्यून पर भी मुकदमा दर्ज कर लें क्या? मुझे नहीं याद टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स के पास है या नहीं, पर 8 या 9 अखबारों को हमने प्लॉट दिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का यह मानना है आप हमारी आलोचना करें, हमारे बारे में सकारात्मक या नकारात्मक स्टोरी लिखें, जब तक सजग, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता नहीं होगी लोकतंत्र जिंदा नहीं रह सकता। और हम कल को कहें इंडियन एक्सप्रेस को, ट्रिब्यून को, अमर उजाला को, भास्कर को, दैनिक जागरण को, दैनिक ट्रिब्यून को कि भैया जाकर बाजार से प्लॉट खरीदो, तो हो सकता है कि वो 50, 100, 200 करोड़ में प्लॉट ना खरीद सके या 10 करोड़ में, 5 करोड़ में प्लॉट ना खरीद सके। इसलिए कांग्रेस ने, सरकार ने सब्सिडाइज प्लॉट सबको दिया, अकेला नेशनल हेराल्ड को नहीं दिया, तो एक प्लॉट नेशनल हेराल्ड को भी मिला। तो या तो सारे अखबारों को बंद करके अंदर करो और नेशनल हेराल्ड पे मुकदमा करने का क्या लॉजिक है? ये उसका सार है मोटा, बाकी तो वकील साहिबान करेंगे। सर, आज एयर पोल्यूशन में भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ पार्लियामेंट में। एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर के आ रहा है, कैसे आप लोग देखते हैं इसको? देखिए वैसे ये भिन्न विषय है, पर आप सबसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं केवल ये कहूंगा ये अकेला दिल्ली और एनसीआर का मुद्दा नहीं है। दिल्ली आज दुनिया का तीसरा सबसे पोल्यूटेड शहर है। दुनिया के 100 सबसे पोल्यूटेड शहरों में से आधे हिंदुस्तान में। AQI दिल्ली एनसीआर में एवरेज 500 है और बहुत जगह 800 से 900 है। जब AQI 400 को पार हो जाता है और अगर आप खुली हवा में सांस लें तो ये 68 सिगरेट पीने जैसा है प्रतिदिन। हमारे बच्चे, छोटे छोटे बालक बालिकाएं, हमारे बुजुर्ग मां बाप, हमारे नौजवान जो इस देश की रीढ़ हैं, वो 68 सिगरेट पीने को मजबूर है, इतनी ज्यादा पोल्यूशन है। Between Aam Aadmi Party and Congress and the others who've been at the helm of affairs, who is more responsible? Because BJP बोल रही है कि हमारे पास सत्ता तो अभी आई है। देखिए मोदी सरकार 11 साल से सत्ता में है, क्या वो अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ सकते हैं? केजरीवाल जी वर्षों तक पंजाब और हरियाणा के किसानों पर इल्जाम लगाते रहे जब तक पंजाब में सत्ता में नहीं आए थे। अब पता चला दिल्ली में और एनसीआर में पोल्यूशन का क्या कारण है। 39% वेहिकुलर पोल्यूशन है, गाड़ियों की पोल्यूशन है। लगभग 30%, लगभग 2-3% इधर उधर हो सकती है, कंस्ट्रक्शन और मिट्टी जो पड़ी है सड़क पे उसकी पोल्यूशन है, और पराली जलाने की पोल्यूशन 4% है। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रधानमंत्री की कमेटी ने बताया। और कूड़ा जलाने की और की कुछ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है 18-20%, इस तरह से है। तो आप मुझे बताइए, बजाय सरकारों को इस बात का हल निकाल जाएंगे सब। आज LNJP की खबर है, आप ही दिखा रहे थे कि LNJP में सांस की जो बीमारियां हैं उनकी दवाई खत्म हो गई है। LNJP अस्पताल दिल्ली में, लोक नारायण जयप्रकाश हॉस्पिटल दिल्ली में। ये आलम है। इट्स ए नेशनल हेल्थ इमरजेंसी। दुर्भाग्य से हम आज भी एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने यह मामला उठाया स्वयं, प्रियंका गांधी जी ने उठाया लोकसभा में, राज्यसभा में खड़गे जी ने और मैंने यह मामला उठाया।
पर सरकार सुनने को ही तैयार नहीं, वो केवल इल्जाम तेरा मेरा मेरा तेरा उसी इल्जाम में फंसे हैं। सच्चाई यह है कि दिल्ली और दिल्ली के चारों तरफ वर्षों से भाजपा का शासन है और प्रधानमंत्री को स्वयं इसका संज्ञान लेकर दूरगामी निर्णय करने पड़ेंगे। अगर बीजिंग जैसा पॉल्यूटेड शहर अपने AQI को ठीक कर सकता है तो हम क्यों नहीं? कारण बताऊं क्या है। एक, जब आप AQI को IQ कहें, मुख्यमंत्री दिल्ली की जो कह रही हैं, मैं उनका देखिए, कम पढ़ा लिखा ज्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है, कम पढ़े लिखे पढ़ो लिखों से ज्यादा अक्लमंद होते हैं, पर चिंता की विषय यह है कि जब दिल्ली की IQ में अंतर ना मालूम हो तो उसे ठीक कैसे करेंगे। हमारी बहन है, मेरे तो जिले की रहने वाली है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, बट यह दिखाता है कि आपका कितना कैलेस एटीट्यूड है। आप इसको लेकर चिंतित ही नहीं है। कभी आर्टिफिशियल यमुना बना देंगे पानी के टैंकर लगाकर, कभी जो जहां जहां वो लगे हुए AQI मेजरमेंट के सेंटर्स, उनके ऊपर टैंकर भेज के पानी छिड़क देंगे। भैया बेवकूफ बनाकर पोल्यूशन ठीक नहीं होगी, इट्स ए हेल्थ इमरजेंसी। और मुझे तो अब चंडीगढ़, क्योंकि मैं यहां पैदा हुआ पढ़ा लिखा, चंडीगढ़ की AQI 200-250 को क्रॉस कर रही है, जो सबसे क्लीन शहर था। कारण यह है कि चंडीगढ़ के चारों तरफ आप देखिए कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन है और चारों तरफ अब फैक्ट्रियां हैं, यहां से अंबाला के बीच में और यहां से बद्दी तक फैक्ट्रियां ही फैक्ट्रियां हैं। क्या सरकारें उनकी तरफ संज्ञान लेकर ध्यान दे भी रही हैं? बहुत दूर नहीं है जब चंडीगढ़ भी दिल्ली NCR जैसा हो जाएगा। इसलिए इट्स ए नेशनल हेल्थ इमरजेंसी, इसे राजनीतिक द्वेष की बजाय वैसे ही ट्रीट करने की जरूरत है। जैसे आपने पहले जब कोर्ट में परमिशन दी थी ईडी को इसी वाले को, आप हाई कोर्ट में रिजेक्ट कर दिया, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं कोई न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर बतौर मुख्य न्यायाधीश के टिप्पणी तो नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, पहली बार अदालत ने पूरे मामले का संज्ञान लिया। वो निर्णय की कॉपी मैं आपको भेजूंगा, मुझे उम्मीद है आप तो सजग पत्रकार हैं, देखेंगे। उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बातें कही। नंबर 1, 2014 में सुब्रमण्यम जी के खिलाफ दरख्वास्त दी। 2014 से 2021 तक न ईडी ने न CBI ने फाइल में दोनों ने दर्ज किया कि भैया कोई FIR बनती नहीं। फिर उन्होंने CBI को जो दरखास्त दी थी 2014 से 16 दिसंबर 2025 फैसला आने तक CBI ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। हर बार जब वो वकील से उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कोई FIR बनती नहीं, दर्ज क्या करें। 2021 में जब उन्होंने देखा सब कुछ फेल हो गया है, तो किसी ने, दिल्ली की सरकार में बैठे व्यक्ति ने, वो कौन है, वो प्रधानमंत्री जी हो सकते हैं, गृह मंत्री जी हो सकते हैं, उन्होंने ईडी को कहा हमें नहीं पता बनता है नहीं बनता है, ECIR दर्ज कर लो मनी लॉन्ड्रिंग की। और फिर 21 से 25 तक लगभग 20,000 न्यूज़पेपर स्टोरीज छपी और 50-60 हजार घंटे टेलीविजन पे डिबेट्स चली कि सोनिया जी और राहुल जी बहुत बड़े दोषी हैं, वो तो बेल पर हैं, इत्यादि इत्यादि। अब ये सामने आया कि ECIR ने जो ईडी ने जो मुकदमा दर्ज किया था उसका कोई आधार तो होगा, FIR है ही नहीं। और FIR क्यों नहीं है? क्योंकि कोई ऑफेंस नहीं है। ऑफेंस क्यों नहीं है वो मैंने कारण बताया। भैया हमारा अखबार, हमने पैसा दिया, कर्मचारियों की तनख्वाह का दिया, अखबार के पत्रकारों की तनख्वाह का दिया, उनका प्रोविडेंट फंड दिया, उनकी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का दिया, उनकी ग्रेच्युटी दी, बिजली और पानी का बिल दिया, मेंटेनेंस पे खर्च किया बिल्डिंग की जहां से अखबार चलता है। तो इसमें बुराई क्या है? और कांग्रेस का पैसा था, हमने बाकायदा चेक से दिया, लोगों पेमेंट की, कोई भुगतान हमारे सर नहीं है। ये अच्छी बात है कि बुरी है? कोई अखबार पत्रकारों की तनख्वाह ना दे, आप हमारी बदनामी करते कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हो, अपने अखबार के पत्रकारों की तनख्वाह नहीं दे रहे हो। तो इसमें गलत क्या था? अखबार हमारा, पैसा हमारा, दिया हमने, हम मानते हैं हमने दिया, कंपनी भी हमारी, और वो कंपनी किसी को ट्रांसफर भी नहीं की जा सकती। न सोनिया जी उसमें से 1 रुपया निकाल सकती, ना राहुल जी निकाल सकते, ना मोतीलाल वोरा निकाल सकते थे, ना सुमन दुबे निकाल सकते, ना सैम पिट्रोडा निकाल सकते, ना वो कोई डायरेक्टर की तनख्वाह ले सकते, ना वहां से कोई गाड़ी ले सकते, ना वहां कोई दफ्तर चला सकते, ना डिविडेंड दे सकते, ना शेयर दे सकते, ना शेयर बेच सकते। तो फिर गड़बड़ क्या है? देखिए ऐसा है, मैंने वैसे उसके बारे में तफसील से संसद में कहा और आपकी एजेंसी समेत बाकी साथियों से बात की। अगर मैं एक लाइन में कहूं, जो नया मनरेगा कानून को खत्म करना इस देश के 12 करोड़ लोगों की रोजी रोटी पर प्रहार है, जो भाजपा ने रात के अंधेरे में 2:30 बजे किया। मनरेगा में 12 करोड़ तक मजदूरों को रोजी रोटी मिलती है।
और ये मजदूर हैं कौन देश के? मैंने बताया उनका प्रोफाइल 2023-24 में था 48% पिछड़े वर्गों के लोग थे, 29% के करीब 28 से 29% एससी समाज के लोग हैं, लगभग 16 से 17% आदिवासी हैं और 5% सामान्य वर्गों के गरीब हैं। इन सबसे रोजी रोटी छीन लेना, मनरेगा की रोजगार की गारंटी को खत्म करना, इससे भाजपा ये करके क्या साबित कर रही है? ये दर्शाता है पहले किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लेकर आए, अब मजदूरों के हकों को खत्म करने के लिए नया कानून लेकर आए। ये लोग गांधी जी का चश्मा ले लेते हैं इश्तहार के लिए और उसके बाद गांधी जी के है उसको कूड़ेदान में डाल देते हैं। भगवान राम का नाम लेकर सत्ता हथिया लेते हैं और भगवान राम के आदर्शों को तिलांजलि देते हैं। प्रतीकात्मक बातों से गरीब का पेट नहीं भर पाएगा। मेरा इतना ही। देखिए, कोई भी हमारे घोर से घोर विरोधी हो, अगर वो इस मजदूरों की, गरीबों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, दलितों की, सामान्य वर्ग के गरीबों की लड़ाई में साथ खड़ा होगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। सर, आप हरियाणा से आते हैं, चंडीगढ़ के सांसद हैं, कांग्रेस के मनीष तिवारी जी ने कहा है कि चंडीगढ़ का जो यूटी का स्टेटस है, इसको भी क्रिटिकल पर्सन को सेटल कर देना चाहिए, क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब के लिए था। तो आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, मनीष जी अपनी जगह सही हो सकते हैं। हरियाणा का और मेरा व्यक्तिगत तौर से एक बिल्कुल साफ इस बारे में नजरिया रहा है। पंजाब ये कहता है कि चंडीगढ़ पर उनका हक है। हरियाणा के लोगों का कहना है कि भैया पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था, 60 और 40 बड़े भाई छोटे भाई की दोनों की प्रॉपर्टी है और हमारा इस पे 40% अधिकार है। अभी इसका स्टेटस यूनियन टेरिटरी का है। ठीक, हमने बार बार ये कहा कि हमारा अधिकार हम क्यों छोड़ेंगे। मैं कल को कहूं आप अपना मकान मेरे नाम करवा दो, आप करवा देंगे? आप कहेंगे नहीं भैया, खबरदार, मेरे मकान की हिस्सेदारी में तुम्हें नहीं दूंगा। तो हरियाणा की ओर से मैं ये कहता हूं, हरियाणा का ये मानना है, कहना है, कानूनी अधिकार है पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, हमारा चंडीगढ़ पर हमारी राजधानी के तौर पर 40% हिस्सा है। मैं आज आपके माध्यम से मोदी जी से ऑफर करता हूं, आप हमें नई राजधानी बनाने के लिए 1 लाख करोड़ दे दीजिए, हम छोड़ देंगे चंडीगढ़, हमें क्या एतराज है, दिलवा दो। मैं आज एक बड़ा ऑफर करके जाता हूं।